बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इसमें हम देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो किस तरह से हमने उनको करना है और जो MCQs हैं उनके क्या क्या आंसर्स हैं, और एक्सप्लेन भी करूँगा फिल इन द ब्लैंक्स भी और MCQs भी। आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली MCQs को डिस्कस करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमने करना है वो है MCQs का, और याद होनी भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का, और इसकी जो फर्स्ट ब्लैंक है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द बार विच कंटेन द नेम ऑफ एक्टिव एप्लीकेशन इज़ नोन एज डैश। यानी वो बार, हमारा जो MS वर्ड है उसकी वो बार जिसमें क्या नज़र आता है, हमें नाम नज़र आता है हमारी एक्टिव एप्लीकेशन का, यानी वो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का हमें नाम नज़र आता है, उस बार को क्या कहते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल बार होती है, जो टॉप मोस्ट बार होती है, उस पर हमारे डॉक्यूमेंट का भी नाम नज़र आता है और हमारी एप्लीकेशन यानी हमारे सॉफ्टवेयर का भी नाम नज़र आ रहा होता है। तो आंसर होगा टाइटल बार। सो ये बनेगा इस तरह से, ये पूरी लाइन बनेगी, द बार विच कंटेन द नेम ऑफ एक्टिव एप्लीकेशन इज़ नोन एज टाइटल बार। मैं आपको स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ MS वर्ड का इंटरफेस। लेटेस्ट में भी ऐसे होता है कि टाइटल बार में ही नाम नज़र आता है आपको एक्टिव एप्लीकेशन का, और जो ओल्ड वर्जन है जो आपकी बुक में है उसमें भी ऐसे होता है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 और आगे लिखा हुआ है वर्ड। ये वर्ड एप्लीकेशन का नाम है MS वर्ड, और डॉक्यूमेंट 1 जो है हमारी इस फाइल का नाम है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास WYSIWYG स्टैंड्स फॉर। हमने पढ़ा था फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स में कि हमारे पास एक फ़ीचर होता है WYSIWYG जिसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। यानी आप जिस तरह से स्क्रीन पर अपना डॉक्यूमेंट देखोगे, यानी अगर आप प्रिंट करने से पहले अपना डॉक्यूमेंट देख लेते हो कि ये प्रिंट होने के बाद कैसा नज़र आएगा, तो जैसा वो आपको दिखा रहा होता है स्क्रीन पे ऐसा ही आप गेट करोगे प्रिंटर से, यानी ऐसा ही आप प्रिंटेड पाओगे। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो पेज साइज़ आपने सेलेक्ट किया होगा वही पेपर साइज़ आपके पास प्रिंटर में मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पे, द अपीयरेंस और शेप ऑफ अ कैरेक्टर इज़ रेफर्ड टू एज डैश। यानी हमारा जो करैक्टर होता है उसकी जो अपीयरेंस है या उसकी जो शेप है, जैसा वो नज़र आता है, उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ये डेफिनेशन है फ़ॉन्ट की। सो द राइट आंसर इज़ फ़ॉन्ट। द अपीयरेंस और शेप ऑफ अ करैक्टर इज़ रेफर्ड टू एज फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट आंसर आएगा। नंबर 4, द पेज ओरिएंटेशन में बी डैश और डैश। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि हमने ये पढ़ा था कि हम जब प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो प्रिंटिंग के दौरान वो हमसे ओरिएंटेशन भी पूछता है, यानी हम अपनी मर्ज़ी की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब हमने पढ़ा था कि हमारे पेज पे प्रिंटिंग की डायरेक्शन क्या होगी, यानी पोर्ट्रेट होगा यानी लंबाई की तरफ प्रिंट होगा, या चौड़ाई में होगा यानी लैंडस्केप में होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन को चूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पर उसने पूछा है द पेज ओरिएंटेशन में भी डैश और डैश, यानी तो यहाँ पर आंसर आएगा द पेज ओरिएंटेशन में भी, यानी पेज की ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, पोर्ट्रेट हो सकती है या लैंडस्केप हो सकती है, मे बी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नंबर 5, डैश ग्राफिक्स कैन बी थॉट ऑफ अ पेंटेड पिक्चर्स। वो ग्राफिक्स जो कि इस तरह के हमें लगते हैं जैसे पेंटेड पिक्चर्स हैं, यानी वो तस्वीरें हैं जिनको पेंट किया गया है। यानी हमने ये पढ़ा था कि वो पिक्चर्स या इमेजेस या ग्राफिक्स वगैरह, ग्राफ्स चार्ट्स वगैरह हो गए जो कि हमारे कंप्यूटर में मौजूद हैं एज अ फाइल, और हम उनको ऐड कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उन्हें हम कहते हैं बिट मैप ग्राफिक्स। सो द राइट आंसर इज़ बिट मैप, BITMAP इकट्ठा आपने लिखना है इसको। बिट मैप एक पूरा वर्ड है। तो बिट मैप ग्राफिक्स मैंने आपको बताया था कि बिट मैप ग्राफिक्स क्या होते हैं, और हमारे पास जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो क्या होते हैं। तो वेक्टर ग्राफिक्स में हमारे पास डिफरेंट शेप्स वगैरह आ जाती हैं जो हम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं खुद से, जबकि बिट मैप ग्राफिक्स हमारे पास वो इमेजेस पिक्चर्स आ जाती हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर से इसमें ऐड करते हैं, जिनको हम रास्टर ग्राफिक्स भी कहते हैं। नंबर 6,
द डैश ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन यू हैव फिल्ड वन लाइन विद टेक्स्ट। यानी वो कौन सा फीचर है जिसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, और अगर हम कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं तो जो मुकम्मल वर्ड है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। तो ये एक फ़ीचर है, और ये ऐसा फ़ीचर है जो कि हमें तमाम वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स भी प्रोवाइड करते हैं, यानी जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं। एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर्स में भी फीचर होता है, और हमारे मोबाइल फ़ोन में भी होता है। जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, लाइन एंड हो गई, आगे मार्जिन आ गया, तो ऑटोमेटिकली पूरा वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है। तो इस फीचर को कहते हैं वर्ड रैप। सो द आंसर इज़ वर्ड रैप। A word wrap automatically moves to the next line when you have filled one line with text. तो ये इसका आंसर होगा। Number 7. A dash is a character or word that represents a series of keystrokes. यानी वो कौन सा कैरेक्टर है या वर्ड है जो एक सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है, की स्ट्रोक्स की सीरीज़ को। तो हमने ये पढ़ा था, ये फीचर है फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर्स में, इसे कहते हैं मैक्रो का फीचर। तो इसका आंसर होगा अ मैक्रो इज़ अ कैरेक्टर और वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स। नंबर 8. अ बिल्ट इन डैश अलाउज यू टू सर्च फॉर सिनोनिम्स। यानी वो कौन सा बिल्ट इन फीचर है जो हमें अलाउ करता है कि हम सिनोनिम्स सर्च कर सकें, तलाश कर सकें, और किसी वर्ड को उसके सिनोनिम से रिप्लेस कर सकें। सो द राइट आंसर इज़ थिज़ोरस। थिज़ोरस एक ऐसा फीचर है, फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स में होता है, सिंपल में नहीं होता। यानी सिंपल जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं, यानी टेक्स्ट एडिटर्स हैं, उनमें नहीं होता। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उसका सिनोनिम अगर हमें चाहिए तो वो सिनोनिम भी हम उसका ऐड कर सकते हैं। इसके अपने अंदर सिनोनिम्स का एक पूरा सेट है, और उसमें से हम कोई सिनोनिम चूज़ कर सकेंगे। नंबर 9. अ डैश शोज़ यू द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट, टैब्स, मार्जिन्स, इंडेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑन द पेज। यानी वो क्या चीज़ है जो आपको शो करती है आपके टेक्स्ट की पोजीशन, आपके टैब्स की पोजीशन, मार्जिन्स, इंडेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑन द पेज, और पेज के ऊपर जो बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी अज्जा हैं, वो उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो द राइट आंसर इज़ रूलर। रूलर जो है वो हमें एक नज़र आता है टॉप पे और एक लेफ़्ट साइड पे होता है, जो कि मार्जिन सेट करने के लिए होता है, अपने टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए होता है, टैब्स को सेट करने के लिए होता है। जो हम टैब का बटन प्रेस करते हैं तो कितनी स्पेसेस उसने आगे जाना है वो भी हम इसके ज़रिए से सेट कर लेते हैं, और इंडेंटेशन के लिए भी ये होता है। तो रूलर इज़ द राइट आंसर। तो ये लाइन इस तरह से बनेगी, अ रूलर शोज़ यू द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट, टैब्स, मार्जिन्स, इंडेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑन द पेज। नंबर 10. In case of dash mode, the newly entered text is written over the existing text. यानी वो कौन सा केस है और वो कौन सा मोड है जिसमें न्यू टेक्स्ट जो है वो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के ऊपर ही राइट हो जाता है, और जो अगला टेक्स्ट है वो आगे मूव नहीं करता। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं, एक होता है इंसर्शन मोड और दूसरा होता है ओवर टाइप मोड में। सो द राइट आंसर इज़ ओवर टाइप मोड। तो ओवर टाइप मोड में क्या होता है कि हमारा जो करैक्टर्स हैं, जो हमारा टेक्स्ट है, वो अगले टेक्स्ट के जगह पर आना शुरू हो जाता है, और हमारा कर्सर राइट साइड पे मूव करता है, करैक्टर्स आगे मूव नहीं करते, करैक्टर्स ओवर राइट हो जाते हैं। तो इस मोड को कहते हैं ओवर टाइप मोड। तो ये बनेगा इस तरह से, इन केस ऑफ ओवर टाइप मोड द न्यूली एंटर्ड टेक्स्ट इज़ रिटन ओवर द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास MCQs आते हैं। सो ये टोटल हमारे पास 5 MCQs हैं, ये भी हमने करने हैं। सो फर्स्ट MCQ ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। सो ए ऑप्शन है अडोब एक्रोबैट, बी ऑप्शन है फोटो एक्सप्रेस, सी ऑप्शन है MS एक्सेल, और डी ऑप्शन है MS वर्ड। डेफिनेटली आपको इस बारे में पता है कि MS वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वो MS वर्ड के ऊपर ही मुश्तमिल था। हमने इसके प्रैक्टिकल्स भी किए, हमने इसके बारे में डिटेल थ्योरी भी पढ़ी है। तो आपको पता है कि बाकी जो सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो वर्ड प्रोसेसर्स नहीं हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को राइट करने के लिए नहीं होते। तो MS वर्ड जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, उनका प्रिंट ले सकते हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज़ यूज टू चेंज द केस। ये स्टेटमेंट समझिएगा क्योंकि आपके चैप्टर में इस तरह का कोई भी टॉपिक नहीं था, लेकिन ये इसने एमसीक्यू में ऐड किया हुआ है, तो ये शॉर्टकट की आपने बतानी है। तो पहले तो मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझा देता हूँ। वो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जो कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं जिसके ज़रिए से हमारा केस चेंज होता है। केस से मुराद है अपर केस और लोअर केस, यानी अगर हम अपर केस में हमने करैक्टर्स लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, तो वो लोअर केस में तब्दील हो जाएंगे, और अगर लोअर केस में लिखे हैं तो वो अपर केस में चले जाएंगे। सो ए ऑप्शन में वो कह रहा है कंट्रोल प्लस F3, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F3, सी ऑप्शन है ऑल्ट प्लस F3 और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। सो द राइट आंसर इज़ बी, शिफ्ट प्लस F3। मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि जब हम कोई करैक्टर्स लिखते हैं, कोई लेटर्स लिखते हैं, वो अगर स्मॉल लेटर्स में हैं उनको कैप्स करना है, और अगर कैपिटल हैं तो उनको स्मॉल लेटर्स में करना है, तो शिफ्ट प्लस F3 का बटन आप प्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ ADEEL MAHBOOB, अदील महबूब मैंने लिखा। मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट प्लस F3 का बटन प्रेस करूँगा। जब मैं शिफ्ट प्लस F3 करूँगा तो देखें उसने सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो कैप्स कर दिए हैं, यानी कैपिटल कर दिए हैं, जिससे हमने ये पता लगाया कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने करैक्टर्स लिख दिए तो अब उनको अपर केस या लोअर केस में नहीं किया जा सकता, बल्कि हम इस शॉर्टकट की के ज़रिए से शिफ्ट प्लस F3 के ज़रिए से हम अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में कर सकते हैं। अब ये सारा का सारा अपर केस में, अब इसको दोबारा से मैंने लोअर केस में करना है तो शिफ्ट प्लस F3, तो ये देखें ये दोबारा लोअर केस में आ गया, और ए जो है वो उसी तरह से जिस तरह मैंने पहले लिखा था कैपिटल ही है। तो मैं यहाँ से फिर आपको करके दिखाता हूँ। शिफ्ट प्लस F3 किया तो ये कैपिटल हो गया, और फिर शिफ्ट प्लस F3 किया तो ये स्मॉल हो गया, और इस बार जो फर्स्ट लेटर है वो भी साथ ही स्मॉल हो गया। तो जितने भी कैपिटल थे वो सारे के सारे स्मॉल होते हैं, तो कैपिटल था ए सबसे पहला, वो भी साथ हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस F3। नंबर 3, इन MS वर्ड द डेटा दैट इज़ बीइंग कॉपीड और मूव्ड इज़। MS वर्ड में जो डेटा हम कॉपी करते हैं या मूव करते हैं यानी कट कर लेते हैं, तो वो कहाँ पर स्टोर होता है। ए ऑप्शन है टेम्परेरीली स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन, क्या आर्जी तौर पे रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। बी ऑप्शन है परमानेंटली स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन, यानी मुस्तकिल तौर पे रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। सी ऑप्शन है टेम्परेरीली स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड पे आर्जी तौर पे स्टोर होता है। और डी ऑप्शन है परमानेंटली स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड, यानी मुस्तकिल तौर पे क्लिपबोर्ड पे स्टोर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो आर्जी तौर पे यानी कुछ देर के लिए सेव हो जाती है क्लिपबोर्ड के ऊपर। क्लिपबोर्ड जो है वो हमारे कंप्यूटर की एक अपनी एक मेमोरी है, और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। आर्जी तौर पे कुछ चीज़ें इसके ऊपर स्टोर होती हैं जो हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं, अनडू करते हैं, रीडू करते हैं, तो वो जो भी हमने एक्शंस परफॉर्म किए हैं वो इसके ऊपर स्टोर होते रहते हैं। और ये विंडो का अपना फीचर है, विंडो की अपनी मेमोरी होती है जिसे क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो क्लिपबोर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें सेव होती हैं, और टेम्परेरीली चूँकि होती हैं तो द राइट आंसर इज़ टेम्परेरीली स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड। नंबर 4 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू लॉन्च द वर्ड आर्ट। इनमें से कौन सी ऐसी बार है जिसके ज़रिए से हम वर्ड आर्ट को लॉन्च कर सकते हैं। वर्ड आर्ट आपको पता है कि अपने टेक्स्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ले आना, इसे वर्ड आर्ट कहते हैं। तो वर्ड आर्ट लॉन्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्राइंग टूल बार। सो ए ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है कि स्टेटस बार। स्टेटस बार तो इसलिए नहीं होती क्योंकि स्टेटस बार में पूरी डिटेल हमारे डॉक्यूमेंट की नज़र आती है। बी में लिखा हुआ उसने रूलर, तो रूलर जो है वो मार्जिन्स और टेक्स्ट और इंडेंटेशन, इनकी डायरेक्शन, इनकी पोजीशन को सेट करने के लिए होता है। सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में कॉमनली यूज्ड टूल्स हमें मिलते हैं, जो कॉमनली यूज्ड कमांड्स हैं वो हमें मिलती हैं। डी ऑप्शन है ड्राइंग टूल बार। सो ड्राइंग टूल बार इज़ द राइट आंसर। तो नंबर 4 का है ड्राइंग टूल बार, यानी डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अनेबल्स यू टू रिवर्स द चेंजेस यू हैव मेड टू द डॉक्यूमेंट।
यानी वो कौन सा फ़ीचर है जो आपको इनेबल करता है, आपको अलाउ करता है कि आपने जो भी चेंजिंग्स की हैं वो रिवर्स हो जाएँ और कोई चीज़ अगर आपने डिलीट की थी तो वापस आ जाए। अगर आपने कोई कलर चेंज किया था किसी टेक्स्ट का, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक से येलो किया था, तो वो वापस रिवर्स होके येलो से दोबारा ब्लैक हो जाए। तो इस तरह से अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन-सा फ़ीचर हम यूज़ करेंगे। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है WYSIWYG, ये तो कुछ और है, अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में बताया। बी ऑप्शन है रीडू, सी है अनडू और डी है GUI। सो द राइट आंसर इज़ अनडू। अनडू की डेफिनेशन है ये, और अनडू की मैंने शॉर्टकट की भी आपको बताई है, Ctrl+Z होती है। तो अनडू के ज़रिए से हमारा जो लास्ट एक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी हमने जो भी काम किया होता है वो वापस रिवर्स कर दिया जाता है, चाहे हमने कुछ भी उसके अंदर काम किया हो। तो ये आपके MCQs थे और आपकी फिल इन द ब्लैंक्स थी, जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा, हमने फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs डिस्कस किए, इनको सॉल्व किया। इसके अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, साथ साथ आपने अपनी बुक पे उसके आंसर भी मार्क करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर्स आपने लिख भी लेने हैं। इससे ये होगा कि आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम जब आप याद करेंगे तो आपके सामने ही आंसर्स होंगे, तो आसानी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, इसमें से बोर्ड में MCQs आ जाते होते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं हमारे, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।